जो अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट होती है। ओके। अगर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है जिस टाइम पर, मैं बहुत ब्रीफ में आपको छोटा सा ही बता रहा हूं, अगर वो एक्टिवेट है तो उस टाइम पे अगर आपने कुछ बोल दिया, चाहे वो अच्छा बोला चाहे वो बुरा बोल दिया, जी। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो जाता है। वाओ। और उसके होने का ना ये टाइम होता है, जो कहा जाता है ना कि शाम को मत बोलो या बिल्कुल सुबह सुबह मत बोलो। तो ये वो टाइम होता है जब वो कुछ टाइम के लिए, 15-20 मिनट के लिए एक्टिवेट। एक्टिवेट होती है। ओके। और वो अगर उस ड्यूरेशन में आपने कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो चांसेस हो जाते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तभी कहा जाता है कि उस टाइम पे शाम को या सुबह सुबह, वैसे तो सारा दिन अच्छा ही बोलो। हाँ। अगर वो किसी का आप बुरा नहीं कर रहे तो अपना तो कर रहे हो, अपना कार्मिक बैग तो आप बढ़ा रहे हो। ट्रू। लेकिन उस टाइम पे अगर आप अच्छा बोलोगे तो किसी का बुरा नहीं होगा, आपका बुरा नहीं होगा। ये लॉजिक है उसके पीछे। और अगेन मैं यहाँ पे, क्योंकि हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता है किस चीज में, किस जब चीज में? हमारी वो नाड़ी एक्टिवेटेड हो? जब हम हीलिंग लेते हैं या किसी रेकी चैनल से जुड़ते हैं या खुद हीलिंग अपनी करते हैं, हम्म। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अपने इलनेस के लिए कर रहे हैं। हम्म। बट एक्चुअली रेकी जो फाइनली वर्क करती है ना, साथ के साथ हमें फिजिकल में भी रिलीफ देती है, नो डाउट। लेकिन फाइनली जो वर्क कर रही है ना, वो हमारे कार्मिक पे कर रही है। ओके। ओके। ठीक है। लेकिन वही है कि उसका रिजल्ट वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंट लाइफ एक्टिविटीज। आप इसमें अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज्ड कार्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन कि आज उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी खत्म हो गई, उसका टाइम इतना ही था और वो ब्रेक हो गया। तो सेम अप्लाइज टू द ह्यूमन बींग्स। तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राणदायिनी शक्ति, ये हमारी लाइफ को चला रही है। एनर्जी का फ्लो चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, बट ड्यू टू सम ब्लॉकेजेस कई बार होता है ना, जैसे कि हम बीमार हैं या कोई इमोशनल मेंटल ब्लॉकेज है, तो हमारी वो फ्लो जो है ना वो इरेगुलर होता है। ओके। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो फ्लो ही हमारे अंदर उसको रेगुलराइज करना एक तरीके से, ओके। यही रेकी चैनल्स का भी काम है, हम जैसे लोगों का। और यही रेकी अपने आप भी करती है, ओके। फ्लो हर एक में करती है, लेकिन ब्लॉकेजेस को दूर करना, तो ये हम लेसन्स ले रहे हैं। हम्म। हम लोग वर्ड सफरिंग कभी यूज नहीं करते ये। हाँ, आपने बताया बैड सफरिंग। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि यूनिवर्स में कितनी ऐसी एनर्जीज हैं जो हमारी डेली लाइफ को गवर्न करती हैं, हमें चलाती हैं, पर हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है? क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे, स्पिरिचुअलिटी का टाइम तब आएगा जब आप अपने जीवन के सारे काम से निपट जाएं। पर ऐसा थोड़ी होता है कि 60 साल, 65 साल, 70 साल में जाके स्पिरिचुअलिटी करें। तब भी कर सकते हैं। आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जब से आप जन्म लेते हैं तब से अपने स्पिरिचुअल डिवाइन के साथ शुरू हो जाता है। खैर, ये सारी बातें मैं अकेले बोलूं तो शायद आपको ना समझ में आए। आज मेरे साथ दो ऐसे लोग जुड़े हैं, अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, हु आर ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर एक ऐसी साइंस के बारे में जिसको हम सब रेकी के नाम से जानते हैं। खैर, काफी ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे ये सारी बहुत ही एलीट चीजें हैं, पर ऐसा नहीं है। इन्हीं सारे मिथ को दूर करने के लिए आई एम डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय मिस्टर नितिन एंड मिस काजल, एंड they both are practicing reiki from many years, close to 2 decades. Welcome sir, welcome ma'am to Sawal That Matters. Thank you. नमस्ते, थैंक यू Namaste. वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस Yes. ऑन योर प्लेटफॉर्म। और वी आर ऑनर्ड। Yeah. सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस एपिसोड, द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेकी को हम कैसे समझ सकते हैं और इसके पीछे की आखिर साइंस क्या है? पहली चीज, अगर हम थियोरेटिकल वे में बात करें तो इट्स सिंपल कि रेकी इज अ जापानीज वर्ड जिसका की मीनिंग है लाइफ फोर्स, जो हम सब में फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न तब से फ्लो कर रही है, एंड टिल इट फ्लोज टिल आवर लास्ट मोमेंट, राइट?
और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं है, ये सब में फ्लो करती है। इवन आपके सामने कोई ग्लास पड़ा है, कोई बुक पड़ी है, आप जिस चेयर पे बैठी हैं, आप जिस टेबल पे हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ लाइफ स्पैन। आपने ओके। देखा होगा कि आप चाय पी रहे हो, अचानक से किसी दिन जिस मग में आप रोज यूज कर रहे हो कुछ नहीं होता, एक दिन वो टूट जाता है। हाँ। व्हाट डज इट मीन कि आज उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी खत्म हो गई, उसका ओके। टाइम इतना ही था और वो ब्रेक हो गया। तो सेम अप्लाइज टू द ह्यूमन बींग्स। तो ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, प्राणदायिनी शक्ति, ये हमारी लाइफ को चला रही। ओके। जिस दिन तक ये हमारे अंदर है, वी आर अलाइव। जिस दिन ये नहीं रहेगी, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ आवर, राइट। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग है पूरी। अगर हम डेफिनेशन से जाएं तो यही है, लेकिन अगर हम अपने परसेप्शन से जाते हैं तो आई वुड लाइक टू से कि ये एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, एक डिवाइन फीलिंग है अपने आप में कहें तो। और यूनिवर्स की दी हुई ऐसी ब्लेसिंग है जो हमें हमारी लाइफ में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिजिकल है, चाहे मेंटल इमोशनल है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, सब में इन सम वे और द अदर हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, और बहुत सारे केसेस में उनसे हमें बाहर भी लेकर आती है। तो इनफैक्ट आपने जैसे समझाया तो आज तक, मतलब फर्स्ट थिंग दैट यू मेंशन, तो मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं कि सारी लिविंग बींग्स में ये फ्लो करती है, बट देन यू क्लैरिफाइड कि नहीं, ये नॉन लिविंग बींग्स में भी। नॉन लिविंग में भी करती है। वट एवर वी आर होल्डिंग, वट एवर वी कैन सी अराउंड अस, हम अपने आसपास जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब में लाइफ फोर्स एनर्जी है। किसी भी चीज का क्रिएशन जब होता है ना, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो कोई नॉन लिविंग प्रोडक्ट है, सब में जिस टाइम उसका क्रिएशन होता है ये एनर्जी एंटर करती है, तभी उसके एक लाइफ स्पैन भी डिसाइड होता है, और तभी वो जो जो उसका पर्पस है लाइफ का उसको फुलफिल करता है। यहाँ पे एक चीज मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे दिमाग में अभी आई है कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी एनर्जी होती है, आपने जैसे समझाया। तो एक एनाबेल डॉल है विच इज वेरी वेरी फेमस। तो हम्म। ये जो नॉन लिविंग बींग्स में जो एनर्जी है वो कैसे आती है, कैसे डिसाइड होती है? क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो अपने कर्मों से अपनी एनर्जी बनाते हैं, एंड यू कैन करेक्ट मी ऑन दिस। कार्मिक इज डिफरेंट। कार्मिक से हमारा लाइफ का जो एक पैटर्न है ना, हम्म। वो गवर्न होता है ओके। कार्मिक। लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस जो है ना, वो लाइफ फोर्स एनर्जी की वजह से है। ओ। और सेम अप्लाइज टू द नॉन लिविंग थिंग्स ओके। कि वो बने हैं। जैसे ही से एक लाइन डालो, आप एक पेंसिल से किसी पेपर पर एक लाइन ड्रॉ करो, हम्म। ठीक है, एंड सी थ्रू प्रिज्म। तो ओके। आपको उसके पास आसपास में 7 कलर्स दिखाई देंगे, जो रेनबो के कलर्स होते हैं ना। तो दैट मीन्स कि एवरीथिंग एंड एवरीवन that exists on this earth is surrounded by that 7 colors from the moment जब उसका बर्थ होता है, वो चाहे नॉन लिविंग है चाहे लिविंग भी है। ओके। और वो लाइट ही जो है ना, वो जो 7 कलर्स हैं, दैट इज एक्चुअली लाइफ फोर्स एनर्जी। तो वो गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है कि वो चीज तो है तभी आप हो, अगर वो नहीं जिस दिन रहेगी, यू विल नॉट बी। ओके। एंड आपने इतने अच्छे से मुझे समझाया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हाउ डज रेकी वर्क? लाइक इज इट समथिंग रिलेटेड टू मेडिटेशन? नॉट एग्जैक्टली, मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ रेकी। जब ओके। आप रेकी प्रैक्टिस करते हो ओके। तो आपको मेडिटेशन करने से आपका जो चैनल है, हम्म। जिससे कि एनर्जी का फ्लो चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, बट ड्यू टू सम ब्लॉकेजेस कई बार होता है ना, जैसे कि हम बीमार हैं या कोई इमोशनल मेंटल ब्लॉकेज है, तो हमारी वो फ्लो जो है ना वो इरेगुलर होता है। ओके। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो फ्लो ही हमारे अंदर उसको रेगुलराइज करना एक तरीके से, ओके। यही रेकी चैनल्स का भी काम है हम जैसे लोगों का। और यही रेकी अपने आप भी करती है, फ्लो हर एक में करती है, लेकिन ब्लॉकेजेस को दूर करना, वो जब हम हमारे थ्रू होता है तो वो फ्लो और अच्छे से आता है, और अच्छे से आने से फिर वो
जो आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फिजिकल है, चाहे मेंटल है, इमोशनल है, और भी किसी भी तरीके की है, सर्कमस्टेंशियल, सब अपने आप उसके साथ साथ जो है रिलीज होती जाती है। ओके। ठीक है। यहाँ पे काजल मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैन रेकी हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एनी नेगेटिव एनर्जी? एंड by negative energy I mean negative energy associated with non-living things or even with living things, and also any negative soul जो आपके आसपास, मतलब किसी के भी आसपास आ गई, तो क्या रेकी उसको आइडेंटिफाई करने और हील करने में हेल्प कर सकता है? बिल्कुल। रेकी जो है, एक्चुअली तो जो लाइफ है वो दो ही एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव, इन दो एनर्जी से ही हम सराउंडेड हैं। ओके। तो जब हमें कहीं पर भी डिस्कम्फर्ट लगता है, चाहे वो फिजिकल में हो या फिर हमारे सराउंडिंग्स में हो, तो इट मीन्स कि वहां पे नेगेटिव एनर्जीज का फ्लो ज्यादा है। राइट। और जब हम नेगेटिव को रिलीज करते हैं और पॉजिटिव को एनहांस करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं, तो हमारे जो इश्यूज हैं, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, सर्कमस्टेंशियल है, सिचुएशनल है, तो वो सारे जो हैं, जब जो बैड वर्ड हम इसमें यूज नहीं करते, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव जब रिलीज होता है और पॉजिटिव जब आता है, और हम जब पॉजिटिव होते हैं तो हमारे इश्यूज भी सॉल्व होते हैं। बेसिकली रेकी का प्रिंसिपल ही यही है कि आइडेंटिफाई द नेगेटिव एनर्जीज, रिलीज इट एंड रिप्लेस इट विद द पॉजिटिव। जैसे आपने बताया कि बैड वर्ड यूज नहीं करते, तो यहाँ पे मैं एक चीज और मेरे दिमाग में आई कि जब आप कोई चीज अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब भी ये बोला जाता है कि थिंक पॉजिटिव, थिंक व्हाट यू वांट, एंड वो कोई भी ऐसी चीज अगर आप चाह रहे हैं जो किसी और को नुकसान पहुंचाती है, वो कभी मैनिफेस्ट होगी भी नहीं। तो क्या रेकी का मैनिफेस्टेशन से भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल है। रेकी में बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें कि आप उसको प्रैक्टिस करके, ये थोड़ा सा होगा तभी जब कोई इसके अट्यूनमेंट लेता है, सीख लेता है रेकी कैसे प्रैक्टिस करनी है, तब उसके बाद देयर आर सो मेनी मेथड्स जिसमें कि आप अपने डिजायर्स को, अपने विशेस को, या अपने रिलेशंस को किसी भी फॉर्म में आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं, और ग्रेजुअली चीजें जो है वो सामने आती हैं। इनफैक्ट आपने शुरू में ही मेरे को बताया था कि कार्मिक दोष का भी रेकी से रिलेशन है। सो इज इट पॉसिबल टू रिलीज कार्मिक दोष बाय प्रैक्टिसिंग रेकी? हमारे जो एग्जिस्टेंस है ना, इसमें अगर जो प्रॉब्लम आती है उसके कुछ फॉर्म्स हैं। वन इज फिजिकल, जिसमें कि कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने आपको हिट कर दिया, कुछ चोट लग गई, दैट इज कॉल्ड फिजिकल इलनेस, राइट। सेकंड इज सर्कमस्टेंशियल, आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे, आपके रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे, आप कुछ लाइफ में चाह रहे हो, आपको मिल नहीं रहा, तो दीज आर कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल इलनेस, आप कह सकते हो इसको। थर्ड इज इमोशनल एंड मेंटल, जो कि हमें कोई भी सिचुएशन हमारी इतना डिस्टर्ब कर जाती है कि हम इमोशनली और मेंटली जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, ड्रेन आउट हो जाते हैं, और इवन कई बार तो डिप्रेशन और ये जो सारे जो डिसीजेज हैं जो मेंटल हेल्थ से हमारे रिलेट करते हैं, आप उस स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ इलनेस है जो हमारी फिजिकल में आती है, हम फील करते हैं किसी न किसी फॉर्म। बट जो इनके पीछे का मेन कॉज है, वो कॉज क्या है? हमारे कर्मास, पास्ट लाइफ कर्मास, प्रेजेंट लाइफ कर्मास, सब कुछ है। तो जो रेकी है ना, वो कॉज पे काम करता है। वो किसी भी लाइफ से रिलेटेड तो व्हाट डज दैट मीन कि जब हम हीलिंग लेते हैं या किसी रेकी चैनल से जुड़ते हैं या खुद हीलिंग अपनी करते हैं, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अपने इलनेस के लिए कर रहे हैं, बट एक्चुअली रेकी जो फाइनली वर्क करती है ना, साथ के साथ हमें फिजिकल में भी रिलीफ देती है, नो डाउट, लेकिन फाइनली जो वर्क कर रही है ना, वो हमारे कार्मिक पे कर रही है। लेकिन वही है कि उसका रिजल्ट वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेजेंट लाइफ एक्टिविटीज। आप इसमें अपने आप को कितना ऑर्गेनाइज्ड कार्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं।
कितना अच्छे काम कर रहे हो, कितना अच्छा अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को रखा हुआ है, कैसे आप बात करते हो, कैसे आप लोगों से डील करते हो, कैसी आपकी थिंकिंग है। तो ये सब चीजें आपके रिजल्ट को वो फाइनली जो है ना इफेक्ट करती है। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगी। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, कई ऐसे लोगों से मैं मिलती हूँ जो अपनी प्रेजेंट कंडीशन सिचुएशन से परेशान हैं, और फिर जब मैं उनको अगर ये समझाऊं कि कुड बी कार्मिक आपका रिलीज हो रहा है, तो वो यही कहते हैं कि यार पिछला जन्म और आने वाला जन्म जन्म तो हमने देखा नहीं, इस जन्म में इतना दुख क्यों झेल रहे हैं हम। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे देखो, रेकी का जो हमने इतने सालों में अपने एक्सपीरियंस में एक पैटर्न देखा है ना, वो जी। क्या है कि हम फर्स्ट स्टेज है इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंस में अपनी लाइफ लीड करते हैं। इसमें हम सिर्फ अपनी आज की प्रॉब्लम्स को, आज के इश्यूज को, रोज डे टू डे लाइफ में आती हुई चीजों को हम देख रहे हैं, अपने रिलेशंस को देख रहे हैं। आप अच्छे हैं तो वी आर हैप्पी, खराब है तो हम डिस्टर्ब हैं, सब कुछ ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेज आती है अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स जो अभी आपने बात की कि लोग कहते हैं यार पिछला किसने देखा, अगला किसने देखा, ठीक है ना। तो ये अवेयरनेस हमारे अंदर आना कि कुछ तो है, कि कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट लाइफ में हम या तो खराब कर रहे हैं, या हमारे पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा किया जिसका इफेक्ट हम आज तक कैरी कर रहे हैं। तो वो अवेयरनेस अपने आप में। उसके बाद भी ये होता है कि अवेयरनेस होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं यार वो सब तो ठीक है ना, वही वर्ड्स कि भाई जो हुआ अब उसका हम क्या कर सकते हैं, या आगे क्या होना है उसका क्या करेंगे, अभी खराब है। ठीक है, थर्ड स्टेज कम्स एक्सेप्टेंस, कि जब हम ये एक्सेप्ट कर ले कि यार हमारे ही पुराने कार्मिक या प्रेजेंट कार्मिक, उसकी वजह से हम आज की डेट में अपनी ये जो सफरिंग ले रहे हैं, फिजिकल में हम इसको सफरिंग बोलते हैं, लेकिन एट हायर लेवल दीज आर ऑल लेसन्स। हम अपने कार्मिक रिलीज करते हुए लेसन्स लेते हैं। तो ये सोल की जो जर्नी है ना उसी हिसाब से चलती है। तो ये हम लेसन्स ले रहे हैं। हम लोग वर्ड सफरिंग कभी यूज नहीं करते। ये आपने बताया बैड सफरिंग, नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस में यही वर्ड यूज होते हैं कि मुझे इतनी सफरिंग क्यों मिल रही है, या मैंने ऐसा क्या किया, मैं ही क्यों। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि मैं ही क्यों सबके साथ अच्छा रहता हूँ या रहती हूँ, लेकिन फिर सफरिंग आ रही है। तो दीज आर नॉट सफरिंग, दीज आर लेसन्स जो आप अपने इस फिजिकल के थ्रू अपने पास्ट लाइफ कर्मास के अगेंस्ट ले रहे हो। ओके। हम फिर आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स कि हम मान जाए, हम उसको अपने अंदर उतारें कि हाँ ये कोई थ्योरी है, ये चीज है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेज इज एग्जीक्यूशन, कि अब हम वो काम करें, वो रेमेडीज करें या वो एक्टिविटीज करें, वो हम एक्ट अपने लाइफ में इस तरीके से करें, अपने वर्ड्स पे ध्यान दें, अपने एक्टिविटीज पे ध्यान दें, अपने डे टू डे रूटीन पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि हमारे कार्मिक जो है ना धीरे 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 कम, जब वो कम होंगे, अगर हम उसको कर पाते हैं, अवेयरनेस तक भी अगर स्टेज आ जाती है ना हमारी, एक्सेप्टेंस तक भी आ जाती है, तो ये काम होने लग जाता है। और एग्जीक्यूशन पर अगर हम आ गए तो फिर ये बहुत फास्ट होता है। और रेकी का जो पर्पस है वो यही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम कहते हैं ना कि भाई फिजिकल है देख लेंगे, रेकी दो जाएगा। एक्चुअली रेकी को यहाँ यूज करते हैं, रेकी यहाँ अपना काम करती है। आपके अंदर आपको डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस से निकालकर आपको उस एग्जीक्यूशन की स्टेज तक लेकर जाती है, जहाँ पे फिर आपकी लाइफ की जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे सबसाइड करते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपसे 2 पॉइंट्स बोले थे, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यही है कि जैसे मैंने आपको बताया, काफी लोग कहते हैं कि हमने ना पिछला जन्म देखा था और ना ही हम आगे आने वाला जन्म देखेंगे। इतने सारे कर्म एक्यूमुलेट किए हैं, पता नहीं कितने जन्मों के, वो एक दिन में तो जाएंगे नहीं, उसको जाने में समय लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन जो आपसे स्टार्टिंग में किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब मैम ने बताया भी कि कैसे नेगेटिव एनर्जी समझ में आने लग जाती है, बट अगर कोई इंसान
तो मतलब if that he or she that person is possessed with some negative energy, how does Reiki work on that particular human being? ये बस यही है कि जब आप सामने आओ, कोई भी क्लाइंट हमारे सामने आता है, वी बीइंग रेकी चैनल्स, तो ये जो फील करने की कैपेसिटी है ना, तो आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी है, ये तब धीरे बढ़ती आफ्टर यू टेक अट्यूनमेंट और रेकी चैनल बन जाओ, जुड़ जाओ, तो फिर आपकी ये कैपेसिटी जो है ना ये बढ़ जाती है। और उसी में, क्योंकि इसमें कोई साइंस, जैसे आपने शुरू में पूछा व्हाट इज द साइंस बिहाइंड, इसमें कुछ साइंस नहीं है, ये इलॉजिकल लोगों की फील्ड है, जो लॉजिक नहीं लगाते, जिनके पास बहुत दिमाग नहीं होता ना, या दिमाग से ज्यादा नहीं सोचते। जब आप रेकी से जुड़ते हो ना, तो वो मोमेंट ऐसी है कि आपको अपना दिमाग साइड में रख के सरेंडर करना है, सरेंडर कर, फेथ एंड सरेंडर। हाँ, बस ये जब जो फेथ करता है, सरेंडर करता है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एक बार में या 2 बार में उनकी लाइफ में ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सरेंडर से आए थे कि भाई हमें किसी ने रेफर किया या हमें पता है कि हम यही ठीक हैं। वो सरेंडर जो होता है ना, जैसे आप मंदिर जाते हो तो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग कि भगवान कुछ करेगा कि नहीं करेगा, लेट्स सी कुछ करता है कि नहीं करता है। आप सिर्फ वहां जाते हो, आप प्रेयर करते हो और अपनी प्रॉब्लम वहां पे अपने अंदर ही शेयर कर देते हो कि भाई ये हम आपको बता रहे हो, टेक केयर ऑफ। सेम फीलिंग के साथ अगर कोई रेकी को एक्सेप्ट करता है, रेकी एनर्जी के सामने खुद को सरेंडर करता है, तो सेम थिंग हैपेंस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत लॉजिकल हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ये कैसे करेगा, ये वैसे करेगा, तो वहाँ इसका जो रिजल्ट है ना वो कम है। आई थिंक जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि देयर आर मल्टीपल एनर्जीज जो हमारी समझ से बियॉन्ड हैं। आई थिंक ह्यूमंस की समझ में बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, वो हमारी जानकारी से हम कितना भी दिमाग लगा लें, कितनी भी रिसर्च कर लें, वो हमारे समझ से परे हैं। यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि रेकी के कुछ बहुत बड़े प्रैक्टिशनर्स, मतलब जिनके बारे में लोगों को पता नहीं कि उन्होंने उनके वो भी रेकी करते थे, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका आप एग्जाम्पल दे सकते? अब इसमें अगर आप जाओगे ना तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा, वाओ, और वहां से स्टार्ट होके जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी, साईं बाबा, दे वर ऑल हीलर्स, राइट। वो हैंड्स ऑन टेक्निक जो हाथ लगाते थे और वो ठीक होता था सामने वाला, दैट इज व्हाट दे वर डूइंग। अगर हम उसको आज की लैंग्वेज में लाए ना तो वो रेकी ही है। वो ठीक है कि बीच में कुछ टाइम में ऑब्सोलेट हो गई थी, देन जो अब हम प्रेजेंट जनरेशन ऑफ रेकी चैनल्स है ना, हम अपने मास्टर्स कंसिडर करते हैं डॉक्टर उसूई, डॉक्टर हयाशी एंड मिसेस टकाटा। उसके बाद तो चेन है, बढ़ते चले गए, बहुत सारे हैं, सबके फॉर्म भी बदल गए रेकी के, सब कुछ होता चला गया। ये सारी अगर आप कोई भी नेट पे सर्च करेगा ना तो पूरा हिस्ट्री तो आ जाती है सामने। लेकिन बेसिकली यही है कि डॉक्टर उसूई, उन्होंने अपनी लाइफ के 21 इयर्स लिए थे इसको री इन्वेंट करने। उसके बाद से वो आगे उसको चैनलाइज करते करते उन्होंने 2 मास्टर बनाया, डॉक्टर उसूई को, डॉक्टर उसूई के थ्रू डॉक्टर उसूई के बाद डॉक्टर हयाशी एंड देन मिसेस टकाटा। ये फिर चेंज जो है ना, लोगों तक इसको पहुंचाया गया, तो वहां से फिर ये चेंज चल रही है। और हम जो अपने लिए, एक तो जिनसे हमने सीखा वो हमारे मास्टर हैं, और मेनली ये 3 लोग जो है ना, इनको ही हम अपना मास्टर समझ के इन्हीं की प्रेयर करके, और आपने भी सरेंडर कर दिया, इन्हीं के थ्रू हम अपना वो फीलिंग करते हैं। क्योंकि ये है वही कि कोई हमारे सामने आएगा, हम उसे भी सरेंडर करने को बोलते हैं और हम खुद भी सरेंडर करते हैं, हम ऑफर करते हैं अपने आप को जी, लाइक अ चैनल, कि आप हमारे थ्रू फ्लो करके आप उस तक जाओ, ताकि जो सामने है जिस भी प्रॉब्लम में है वो उसको उसमें रिलीव। मैम यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप और सर मतलब ऑलमोस्ट 2 डिकेड हो गए आप लोग को रेकी प्रैक्टिस करते हुए, तो
विदाउट टेकिंग नेम्स ऑफ कोर्स, आप कोई ऐसा एग्जाम्पल हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हैं जिनकी लाइफ में कोई, जैसे सर ने बताया, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया हो? विदाउट टेकिंग नेम्स विदाउट टेकिंग नेम्स ये थोड़ा, हाँ कुछ का एक एग्जांपल दे दूं इनको कोई नहीं। हाँ, वैसे ये पता रेकी का ना ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, जो हॉस्पिटल में कोमा तक में चले गए थे एंड दे आर लिविंग अ हेल्दी लाइफ, जिन्होंने कोई बाद में मेडिकल ट्रीटमेंट लिया ही नहीं है, दे आर ओनली सर्वाइविंग विद द हेल्प ऑफ रेकी। इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। आई deeply respect the laws and rules of Reiki, and आपने इतना भी शेयर किया, वही काफी बड़ी बात है। मैं ये जानना चाहती थी कि आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात करी। सो सबकॉन्शियस माइंड में हम पता नहीं क्या क्या स्टोर करके रखते हैं, एंड आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड से ही हमारे ड्रीम्स भी काफी हद तक जनरेट होते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सबकॉन्शियस माइंड इन आवर ओवरऑल एग्जिस्टेंस, एंड इफ समबडी इज रिलेटेड टू एनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन जैसे रेकी है या किसी और मेडिटेशन की प्रैक्टिस से जुड़े हैं, और या मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या रोल प्ले करता है? सबकॉन्शियस माइंड का ही सारा रोल है बेसिकली। ओके। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो भगवान ने ना बनाए इसीलिए कि हमें गलत डायरेक्शन में लेकर जाने की, कि हमें अपने, जैसे हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट इकट्ठा करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो वो गेम खत्म हो जाएगा ना। तो भगवान ने ये जो ब्रेन डाला हुआ है ना, ये इसीलिए डाला। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज वन थिंग जो कि हमेशा आपको राइट गाइडेंस, उसमें आपको कभी गलत गाइडेंस नहीं आएगी, बट हम अपने ब्रेन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो सबकॉन्शियस ब्रेन को जो है ना डाउन कर देता है। ओके। उसकी बात को सुनता ही नहीं और धीरे धीरे सप्रेस करके जो खुद अपना सोच रहा है, जो अपने दिमाग में चीजें चल रही हैं, जो अपने ही चल रहा है, हम वही एग्जीक्यूट करते चले। वो अच्छी हैं, खराब हैं, व्हाटएवर। और मोस्टली हमें कई बार हमने देखा है कि रॉन्ग डायरेक्शन में हमारा सबकॉन्शियस हमें गवर्न करता है, हमें गाइड भी करता है, हमें वार्न भी करता है, लेकिन हम तब भी वही सुनते हैं जो हमें ऐसा लगता है ठीक है, दैट मींस जो हम सुनना चाहते हैं, तो हम सुनना चाहते हैं, और हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें गाइड करता है। तो वो सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन हेल्प करती है। और हमारा जो रेकी की अगर आप प्रैक्टिस में रहते हो तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे एक्टिवेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ओवर पावर करता है आपके कॉन्शियस ब्रेन को, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ जो है ना एक प्रॉपर डिसिप्लिन में चलनी शुरू होती है, जैसे लीड करनी चाहिए। इसलिए तो बेसिकली काम जो है ना, अगर हम अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर लें तो उसके बाद फिर आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे सर्कमस्टेंशियल हो। लाइफ स्पैन तो देखो फिक्स्ड है, सबका भगवान ने दिया हो, जितना है इजीली निकलता है। यहाँ मैं आपसे एक और, एक्चुअली ना हम सब में ना बहुत सारी फैकल्टीज होती हैं जी। तो बहुत लोग होते हैं जो इस प्रैक्टिस में भी नहीं है, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं है, ज्यादा रिलीजियस भी नहीं है, इवन देन वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि क्या किसके सामने मुझे सही लग रहा है, या किसी के आने से डिस्टर्बेंस हो रही है, या किसी के आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब हम रेकी जैसी प्रैक्टिस में आते हैं, रेकी को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है, इम्प्रूव होती है, तो हम जो है ज्यादा इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और हमारी जो फैकल्टीज जो है वो धीरे धीरे और बढ़ती हैं। और उसमें जो है ये फिर सेंसिटिविटी का ही है कि आप किसी को सोच रहे हो या किसी के बारे में आपको आया कि उसके साथ अरे कुछ गलत हो रहा है, और बाद में पता चलता है कि उसके साथ हुआ, तो ये टेलीपैथी का ही एक वो है। तो ये भी टेलीपैथी एक फैकल्टी है, एक पार्ट है। ऐसे और भी फैकल्टीज हैं जो काफी इम्प्रूव होती हैं। और जब हम इसके साथ क्या डेवलप होगा ये भी नहीं किसको क्या, जैसे मैंने आपसे भी पूछा, अगर आपके साथ ये है तो दैट मीन्स यू हैव इट नेचुरली विद यू। अगर आप रेकी प्रैक्टिस करो या और किसी भी तरह की प्रैक्टिस करो, तो शायद इसके डेवलप होने के साथ साथ और कुछ फैकल्टीज हो, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, एनहांस हो जाए। आई थिंक इसका रिलेशन शायद इंट्यूशन से भी है कि कई लोगों की इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होती है।
वो बहुत इंट्यूशंस एक और पार्ट है इसका, जैसे टेलीपैथी है वैसे इंट्यूशंस भी। हाँ किसी का बहुत बहुत सारी फैकल्टीज है, जिसमें कहते हैं थर्ड आई ओपन हो गई। किसी को बहुत ड्रीम्स में ऐसे आते हैं कि हाँ ड्रीम वो देखते हैं वो एक्चुअली जो है बाद में उनके सामने आता है कि ये रियलिटी में भी हुआ। हाँ। तो ये भी फैकल्टीज ही है, और किसकी फैकल्टीज कैसे डेवलप होनी है ये भी डिसाइडेड ही है डिवाइन के थ्रू। बट ये है कि एक चीज इसमें ना मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमें कोई भी अपनी फैकल्टी डेवलप करने के लिए ना फोर्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छा बहुत लोगों को हम देखते हैं, हम जैसे एड्स हैं, जैसे आप हाँ यूट्यूब चैनल की बात कर रहे थे, इंस्टा पे पोस्ट हैं, हाँ लोग ना कोर्सेज करवाते हैं। हाँ 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 तो हाँ ओपनिंग ऑफ थर्ड आई और हाँ फीलिंग ऑफ कुंडलिनी हाँ या टेलीपैथिक आपका वो बढ़ जाएगा। हाँ। हमें कभी भी अपनी लाइफ में ना किसी चीज को ना फोर्सफुली डेवलप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने तो बताया सब कुछ प्री डिफाइंड है, तो हर एक चीज का समय आएगा। बिल्कुल, अगर आपको लाइफ में कुछ फैकल्टी मिलनी है या कुछ ब्लेसिंग्स मिलनी है, वो ऑटोमेटिकली ऑन इट्स फिक्स टाइम आपको मिल जाएंगी। आप अपने आप उसको एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। बट फोर्सफुली जाओगे तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, हाँ इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको नेगेटिव ही रहेगा और बहुत ज्यादा आपको ना फिजिकल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब करेगा। ओके। तो एक वी आर चीज, ऑब्जर्वेबिलिटी नहीं करेंगे बस। नहीं नहीं, ये तो इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये जब बहुत व्यूअर्स के पास जाएगा तो उनको ये चीज समझ में आएगी कि जब जिस चीज का समय है, और जैसा आपने पहले ही कहा कि एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड एंड प्री डेस्टिन्ड, वो अपने आप आपको साइंस मिलने लग जाएंगे और आप खुद उस चीज की तरफ खींचे चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी अपनी जर्नी भी ऐसी ही है। हमें खुद भी कुछ नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, बट कैसे हम इस फील्ड में आ गए। अगर आज हम सोचते हैं ना, तो आज हम उस चीज को कह सकते हैं कि इट वाज प्री डेस्टिन्ड। और आप कि लोगों को लगभग कितने साल हो गए? हमें ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए हैं। वाओ वाओ। और पहले खुद एक्सपीरियंस गए थे किसी के पास, धीरे धीरे उन्होंने पुश किया कि इसको सीखो। ये प्रैक्टिसिंग। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही कभी सोचा भी नहीं था ऐसा था। तो वाओ। अभी हम सोचते हैं तो ये चीज सब कुछ रिटर्न था और उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही हुआ, पहले नहीं हुआ, बाद में नहीं हुआ। तो हर चीज जो है ना वो प्री डिसाइडेड है, वो आपके साथ हो जाएगी। बट जस्ट सरेंडर, इतना या है, डेस्परेट नहीं। जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था, ना ही आपका कोई प्लान था। यहाँ पे एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी कि कई बार जैसे हमारे नानी दादी लोग बोलते थे कि शाम के समय ना अच्छी बातें बोलो, क्योंकि शाम का समय है, सांझ हो रही है, या ऐसे कह सकते हैं कि जबान पे सरस्वती वास रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं या आप कुछ चाहते हैं और वो हो जाता है। इसके पीछे का आई एम श्योर इस कोई लॉजिक नहीं है, बट ये कैसे होता है? इसके पीछे लॉजिक है कि हमारे अंदर ना 3 तरह की नाड़ियां काम करती। ओके। उसमें एक नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी और एक सुषुम्ना नाड़ी। जी। ठीक है, जो अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट है। अगर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है जिस टाइम पर, मैं बहुत ब्रीफ में आपको छोटा सा ही बता रहा हूं, अगर वो एक्टिवेट है तो उस टाइम पे अगर आपने कुछ बोल दिया, चाहे वो अच्छा बोला चाहे वो बुरा बोल दिया जी। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो जाता है। वाओ। और उसके होने का ना ये टाइम होता है, जो कहा जाता है ना कि शाम को मत बोलो या बिल्कुल सुबह सुबह मत बोलो। तो ये वो टाइम होता है जब वो कुछ टाइम के लिए 15-20 मिनट के लिए एक्टिवेट होती है। और वो अगर उस ड्यूरेशन में आपने कुछ ऐसा बोल दिया तो वो चांसेस हो जाते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तभी कहा जाता है कि उस टाइम पे शाम को या सुबह सुबह, वैसे तो सारा दिन अच्छा ही बोलो। हाँ। अगर वो किसी का आप बुरा नहीं कर रहे तो अपना तो कर रहे हो, अपना कार्मिक पैक तो आप बढ़ा रहे हो। ट्रू। लेकिन उस टाइम पे अगर आप अच्छा बोलोगे तो किसी का बुरा नहीं होगा, आपका बुरा नहीं होगा। ये लॉजिक है उसके पीछे। और खुद के लिए भी समय नहीं निकलता तो मेडिटेशन तो दूर की बात है। 3 क्विकेस्ट फॉर्म जिसमें लोग रेकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना ज्यादा समय उस चीज को दिए। उसमें थ्री थिंग्स की जरूरत नहीं है, एक ही चीज अगर याद रख लो
ओके रेकी के ना 5 प्रिंसिपल्स, ओके ठीक है, जो कि पहला है, जो कि आज ही को कंसिडर करके ना बनाए गए। ओके When you wake up in the morning, आज क्या करना है? For today only, I will not be angry, right? For today only, I will not worry. ओके For today only, I'll be honest to my work. For today only, I'll be kind to everyone. ओके And for today only, I'll have gratitude for all my blessings. ये 5 हैं, आप नेट पे सर्च करोगे ना 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी, आपको सामने मिल जाएगा, ठीक है। आप इसका प्रिंट आउट ले लो, 2-3 प्रिंट आउट ले लो, ठीक है एक अपने बेड के सामने लगा लो, एक अपने वर्क प्लेस के सामने लगा लो, और भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जैसे लेडीज हैं उनको बोलते हैं किचन में लगा लो। तो चलते फिरते बस इनको रीड कर, ओके ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 फैक्टर जो है ना, एंगर एंड वरी, ये आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज को जनरेट करते हैं, ओके ठीक है। उसमें हमने लगाया आई विल नॉट बी एंग्री, आई विल नॉट वरी, मीन्स कि आपको ये 2 फैक्टर्स अपनी लाइफ में से बाहर करना। ओके थर्ड फैक्टर इज ऑनेस्टी, काइंडनेस, फोर्थ फैक्टर एंड फिफ्थ इज ग्रेटिट्यूड। ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करके एंट्री देते हैं, ओके ठीक है। तो ये जब हम इन 5 प्रिंसिपल्स को रोज दिन में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हो ना, आप पढ़ते जाओ। लाइक यू ड्राइव अ कार, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, सामने कोई आ गया एकदम से, तो आपका पैर ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटर से उठता है और ब्रेक पे आ जाता है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार मुझे ये करना है, राइट, क्योंकि वो आपके ना सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया है। कि जब भी अगर आपके सामने कोई आ रहा है या कोई भी ऐसी ब्लॉकेज आती है, तो आपको अपना वो पैर इधर से उठाकर उधर रखना। इसी तरीके से जब आप ये 5 प्रिंसिपल्स को बार बार रीड करते हो ना, तो ये आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। ओके और द मोमेंट आपको अगर एंगर जनरेट होता है, आपको कोई चिंता होती है, आपका सबकॉन्शियस आपको अंदर से हिट करता है ओके कि डोंट बी एंग्री, डू नॉट वरी, थिंग्स विल बी ओके। तो ये जब होता है ना, हमारे सबकॉन्शियस से कंट्रोल होने लगता है हमारा कॉन्शियस पे। ओके और ये 5 फैक्टर्स अगर कंट्रोल हो गए, तो आप मान के चलो कि 50-60% ऑफ रेकी इज डन। इसके लिए आपको कोई अट्यूनमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट डू इट योरसेल्फ। ओके आप भी प्रैक्टिस करके देखना इसको, यू विल फील द डिफरेंस। लेकिन फिर वही है, इतना इजी नहीं है, कहना बड़ा आसान है, होता बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बहुत सारी ऐसी चीजें रोज हो रही हैं जो हमें डिस्टर्ब कर जाती हैं। आई नो, ठीक है ना, लेकिन करो इसको, रीड करो। जो भी ये देखेगा प्रोग्राम, हमारी सजेशन है कि ये प्रैक्टिस जरूर करो। तो ये I'm sure मैं इन 5 प्रिंसिपल्स को इस वीडियो में और अच्छे से बोल्ड टैग कर दूंगी, ताकि जो भी इस वीडियो को देखे, वो एटलीस्ट, हमारा पूरा उद्देश्य इस पूरे एपिसोड का है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और लोगों को इससे फायदा हो। आप दोनों से बहुत नॉलेज मिली इस एपिसोड से, आई एम श्योर ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचेगी। एंड इट वॉज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच for sparing your time. Very much once again, मैं तो फिर you. आपको वही बात बोल रहा हूँ कि you are a better stage, you are at a better stage, you are at a better platform, और आप शायद हमसे भी कहीं अच्छा काम कर रहे हो, जो आप इस चीज के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हो। थैंक यू। तो ये करते रहना, अपने आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, ठीक है। मेरे को भी मतलब आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस, आई हैव सरेंडर्ड टू द डिवाइन। बेस्ट थिंग टू डू इन लाइफ, राइट। बस इसी के साथ आप चलते रहो, अपना काम करते रहो, एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक एंड एवरीथिंग विल बी ओके। थैंक यू सो मच।